हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड हमेशा की तरह डिस्क्लेमर याद रखना, इस वीडियो में जितने भी बताए गए स्टॉक्स हैं वो किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब चीजें जो हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले आज के दिन आपको पता ही है, निफ्टी 50 ठीक ठाक ही ग्रीन निशान में बंद हुआ। हालांकि ठीक ठाक नहीं, काफी अच्छा डिसेंट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। सेम लाइक निफ्टी बैंक में भी 1% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और ये कहना गलत नहीं होगा कि निफ्टी में फिर भी एक टाइम को जो निफ्टी की ज्यादा जो तेजी को लीड किया वो ज्यादातर बैंक्स ने किया। सारे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, सबने काफी अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला। और आज के दिन आपको पता ही है रात में क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला है। उससे पहले यहाँ पे तेजी जरूर हुई है, लेकिन ट्रम्प के फैसले के बाद ही असली खेल जो है समझ में आएगा बाजार में कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। अगर देखिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो ऑलरेडी बाजार जो है सोच के चल रहा है, अगर उसके मुताबिक हुआ, जो बाजार ने सोचा हुआ है उसके मुताबिक हुआ, तो ये शायद तेजी और भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हुई तो बाजार और भी नीचे जरूर जा सकता है। तो चलिए वो तो रात को ही पता लगेगा। तो कई लोग शायद इसको रात में उस कमेंट्री को सुनेंगे भी, लेकिन बहुत सारे लोग शायद सुबह ही इन चीजों के बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट्स की बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले एनएसडीएल का आईपीओ का जो इंतजार था वो थोड़ा सा और ज्यादा करना पड़ेगा। तो अभी सीडीएसएल आपको पता ही है, ये डिपॉजिटरी वाली दो कंपनीज हैं, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। तो सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है एंड वो इकलौता प्लेयर है, मोनोपोली अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। हालांकि देखिए बाजार में लिस्टेड स्पेस के हिसाब से मोनोपोली है, लेकिन ऑलरेडी वो दो प्लेयर्स ही हैं। डिपॉजिटरी की सर्विस ये ही दोनों सिर्फ दे सकते हैं। तो एनएसडीएल के आईपीओ को सेबी ने और 4 मंथ का एक्सटेंशन जो है एनएसडीएल ने मांगा था सेबी से, तो उसके लिए सेबी ने उनको हरी झंडी दे दी है। तो 4 महीने के लिए और ये आईपीओ जो है थोड़ा डिले हो गया, तो 4 महीने बाद ही ये देखने को मिलेगा। एनएसडीएल ने जुलाई 2023 में इसके लिए अप्रूवल मांगा था, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए थे और सितंबर 2024 में आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी हासिल की थी। इससे पहले स्कीम की सीमा शुरू में 11 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन डेट तो आ गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था तो सेबी ने एक्सटेंशन भी उनको दे दिया है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बीईएल की। आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि नीचे से काफी बहुत ज्यादा अच्छी रिकवरी तो नहीं, लेकिन रिकवरी करने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या था, तो आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स टैंक 6% ओनली ऑन मिसिंग FY25 रेवेन्यू गाइडेंस। तो रेवेन्यू गाइडेंस जो कंपनी ने दे के रखी थी उसको ये मीट नहीं कर पाए हैं, इस वजह से वहां पे करेक्शन देखने को मिला। लेकिन आप देख सकते हैं निचले लेवल से काफी अच्छी रिकवरी 2-2.25% की देखने को मिली। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं कि जो रेवेन्यू की गाइडेंस शुरुआत में जो मैनेजमेंट देखते हैं उसको ये पूरी तरह से फिलफिल नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ी बहुत वहां पे गिरावट। लेकिन हाँ, अच्छी खासी डिफेंस रिलेटेड अच्छी कंपनी है, ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है, आने वाले टाइम पे रिकवरी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं किस 18,715 करोड़ के FY25 में इन्होंने ऑर्डर जो है सिक्योर किए थे एंड रेवेन्यू जो प्रोजेक्टेड फिगर था वो 25,000 करोड़ का था, लेकिन ये 18,715 करोड़ पे रह गए। तो यही सबसे बड़ा कारण है जो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बीएमपी आई अपग्रेड, अश्वनी रडार सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग आपको पता है डिफेंस से रिलेटेड अलग अलग तरह के ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट खबर पे आ जाते हैं, वी मार्ट रिटेल। तो आज के दिन स्टॉक में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, लगभग 10% की दमदार तेजी देखने को मिली, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है हर 3 महीने में जब क्वार्टरली नंबर्स आने से पहले एक ट्रेलर लॉन्च करती है कंपनी, यानी कि क्वार्टरली अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स देती हैं। तो उसमें बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की या एनएससी की वेबसाइट पे जाके या कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आपको ये चीजें आराम से मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बिजनेस अपडेट 1 अप्रैल के दिन आया था। ठीक है, तो मार्केट ओवर होने के बाद आया था। तो ये देख सकते हैं क्वार्टरली एंड ये है 2024 का, यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख सकते हैं 18% की है। लाइन रोड तो ये बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपको बता दूं, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, ओनली रेवेन्यू की बात यहाँ पे
की जाती है। तो आप देख सकते हैं मार्च के हिसाब से देखते हैं तो 17% की टोटल ग्रोथ है, एंड वी मार्ट का देख सकते हैं 18% की, एंड ईयर एंडिंग के हिसाब से भी अगर देखें तो 18% और 17%, तो काफी शानदार नंबर जो है कंपनी ने यहाँ पे पेश की है रेवेन्यू के टर्म पे। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी में अलग मैटर हो सकते हैं, हो सकता है इनके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए हों, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये रेवेन्यू के तौर पे तो देखा जाए तो ये स्ट्रीट को ये बिजनेस अपडेट जो है काफी पसंद आया। तो आप देख भी सकते हैं द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ स्टूड एट 8% पॉजिटिव फॉर द क्वार्टर, वी मार्ट एट 7% एंड अनलिमिटेड एट 10%। ठीक है, सेम store sales growth year stood at 11% and total revenue grew by 18% year on year excluding LimeRoad digital marketplace. Income from LimeRoad digital marketplace of 8 crore represent the commission income charged from seller on the net merchandise value 23 crore. तो आप देख सकते हैं ये पूरा अपडेट आपको पढ़ना चाहिए। ये जो कंपनी है 13 नए स्टोर्स भी इन्होंने ओपन किया है, उत्तर प्रदेश में 4, 2 बिहार में एंड 2 झारखंड में एंड 1 वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु में भी इन्होंने ओपन किया। तो अच्छा एक्सपांशन भी किया। ईयर टू डेट की बात करें यानी कि 1 जनवरी से, तो कंपनी हैज ओपन 62 स्टोर्स एंड क्लोज 9 स्टोर। तो स्टोर्स को क्लोज भी किया जहां से अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा होगा या ग्रोथ नहीं हो रही हो, उन स्टोर्स को बंद भी किया। तो कि ठीक है, कंपनी के हिसाब से लॉन्ग टर्म में ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लॉस मेकिंग आप स्टोर्स को भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा होता नहीं है। विद दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स नाउ स्टैंड्स एट 497। तो 497 स्टोर्स इनके 31 मार्च 2025 तक हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो आज के दिन स्टॉक में लगभग शानदार 5% की तेजी देखने को मिली, एंड रियल स्टेट के स्टॉक चाहे गोदरेज हो, ओबराय आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 3%, डीएलएफ भी देख सकते हैं 2.2%। तो सबसे बड़ी बात, लग्जरी होम की डिमांड्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड आप पढ़ भी सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर सर्ज 5% आफ्टर फर्म सेल्स 2000 करोड़ होम्स एट लॉन्च ऑफ लग्जरी प्रोजेक्ट इन नोएडा। तो प्रोजेक्ट लॉन्च ही किया है, 2000 करोड़ के इनके घर जो है वो बिग है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की बहुत ही जबरदस्त डिमांड जो है प्रॉपर्टी में चल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन नोएडा सेक्टर 44 विच इज द वन ऑफ द की माइक्रो मार्केट्स इन द सिटी। तो आप देख सकते हैं नोएडा में लॉन्च किया और जबरदस्त इनको रिस्पांस देखने को मिल रहा है, एंड स्टॉक ने उसी तरह से बिहेव भी किया, लगभग 5% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। उसके बाद बात कर लेते हैं पेटीएम की। पेटीएम में भी 1.25% की लगभग तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इतनी ब्रूटल गिरावट में भी एक लॉस मेकिंग कंपनी भी काफी अच्छे तरीके से सस्टेन हो रही है एक ही जगह पे, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है पेटीएम के लिए। पिछले 1 साल की भी बात करें तो काफी अच्छे से रिकवरी की है। हालांकि हायर लेवल पे जो लोग फंसे हैं वो अभी भी फंसे ही हुए हैं, लेकिन हाँ कंपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ जरूर दिखा रही है इस वीक मार्केट में भी, यानी कि काफी कॉन्फिडेंस है काफी लोगों को, इस जो भी बड़े प्लेयर्स से ही ये सब चीजें मुमकिन हो पाती है। तो बड़े प्लेयर्स को हम देख के इसके चार्ट पैटर्न को, जिस तरह से ब्रूटल गिरावट 6, 7, 8 महीने से चल रही है, उसके बाद भी अगर आप देखें 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न है। ठीक है, 1 जनवरी से जरूर यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन देखिए रिकवरी भी काफी अच्छे से हो रही है। ठीक है, जो एक टाइम पे आप देख सकते हैं 32-33% था, वो 17% की गिरावट रही है। एंड ईयर की बात करें तो 95% के शानदार रिटर्न है। 5 साल के तो लिस्टिंग के बाद से तो बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यूएशन पे होता है, उसके बाद लगातार नीचे ही 50% डाउन है। तो आज के दिन फोकस में क्यों है, एक इन्होंने टाई अप किया है विद द हैदराबाद एमसीडी टू डिप्लॉय कार्ड मशीन्स, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पेटीएम हैज टाइड अप द ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू सिंपलीफाई प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बाय डिप्लॉइंग मोर देन 400 पेटीएम इनोवेटिव ऑल इन वन ईडीसी डिवाइसेस। तो आप देख ही सकते हैं पार्टनरशिप करी है, वो भी गवर्नमेंट एमसीडी डिपार्टमेंट के साथ। अच्छी चीज है, जितना ऐसी पार्टनरशिप होती रहेंगी उतना ही कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। उसके बाद वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया ही था कि आज टैरिफ का अनाउंसमेंट वो करने वाले। तो इंडियन टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं रात को 1:30 बजे के आसपास वो ये सब चीजें करने वाले। तो देखते हैं, अगर चीजें फेवर में आई तो कल इंडिया का मार्केट और भी अच्छे से भाग सकता है, और अगर कुछ ऐसा आ गया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था तो शायद मार्केट में और भी ब्लड बात यहाँ से शुरू हो सकता है। लेकिन ये तो इनके डिसीजन आने के बाद, तो ये भी हो सकता है कि वो अपना डिसीजन जो है पोस्टपोन कर दे, क्योंकि ये चीजें काफी टाइम से चली भी आ रही हैं। कभी वो बोलते हैं, कभी लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं। तो हो सकता है अगर नेगोशिएशंस उनको लग रहा है कि
कोई कंट्री हमारे साथ अभी भी कर सकती है और वो मान रहे हैं हमारी बात, लेकिन उनको थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, तो शायद वो अपना डिसीजन को आगे भी कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए, अगर वो डिसीजन ले लेंगे, चाहे वो गलत दिशा में अच्छा हो कंट्री के लिए किसी या बुरा हो, लेकिन अगर वो डिसीजन ले लेंगे तो एटलीस्ट जो गिरावट होनी होगी वो हो जाएगी। लेकिन जब वो डेट्स आगे पीछे करते तो अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा बढ़ती है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वो डिसीजन लेके एक बार में किस्सा खत्म कर देंगे तो मार्केट जितना गिरना होगा वो गिरेगा और वहां से वो रिकवरी करना शुरू कर देगा। लेकिन वो डेट्स अगर आगे पीछे कर देते हैं तो मार्केट में अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, यहाँ मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें, मतलब अपडेट क्या है, तो आप जब ये अनाउंसमेंट हो रहे होंगे तो आप डाउ जोन्स या नेस्डेक को भी पूरे अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। इससे भी आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये चीजें बाजार को पसंद आ रही हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो पसंद आ रही है या नहीं भी आ रही है। तो ये दोनों ही बड़े बड़े इंडाइसेस हैं वहां के, इनको आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो रिलायंस के मैं बाद में थोड़ा सा कवर करूंगा अभी। ठीक है, तो सबसे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं जिसका नाम है गैलेक्सी सर्फैक्ट। आज के दिन स्टॉक में 8% की तेजी देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी होगी, छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, तो तेजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में इसमें एडिशनल शेयर्स जो है बाय किए हैं, लगभग 2,97,500 शेयर 2000 एट 2092। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्राइस पे उन्होंने बाइंग करी है, जिसकी वजह से स्टॉक में बल्क डील के थ्रू। एंड सबसे बड़ी बात, इन्होंने एडिशनल स्टेक जो है बाय किया। अगर आप ये देखें यहाँ पे स्क्रीनर वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे एंड डीआईएस के सेक्शन में देखेंगे तो ऑलरेडी उनके पास स्टेक था, लेकिन उन्होंने इसको और भी ज्यादा इंक्रीज किया है, तो इसको मार्केट ने और भी ज्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे जरूर लिया है। तो इसी वजह से शेयर में आज के दिन लगभग तेजी भी देखने को मिल रही है 8% की। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सीएसबी बैंक लिमिटेड। तो आज के दिन स्टॉक में 3-6% की लगभग तेजी देखने को मिली। इसका भी सबसे बड़ा कारण है इन्होंने भी अपने बिजनेस अपडेट्स को शो किया है, पेश किया है, एंड वो भी सबको बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं मार्केट को। ठीक है, 31/3 और 31/3/2000 कासा भी आप देख सकते हैं। टोटल डिपॉजिट 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे आप क्वार्टरली बेसिस पे भी जरूर देख सकते हैं। 33,000 का 36,000 हुआ है, कासा भी 8,000 का 79 से हुआ है, टर्म डिपॉजिट 25,000 के 27,000 हुए हैं। एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी एक्सक्लूडिंग रिसीवेबल सिक्योर्ड अगेंस्ट गोल्ड। तो गोल्ड में भी ये जो बैंक है अच्छा बिजनेस करता है, फेडरल बैंक के बाद अगर देखा जाए तो ये भी गोल्ड लोन में काफी अच्छे से काम करता है। यहाँ पे भी 35% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एंड ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो 29 से 30% के, तो काफी शानदार जो है बिजनेस अपडेट जो है मार्केट को लगे। एंड इस वजह से इस स्टॉक में रिवॉर्ड भी आया। 6% की बहुत ही अच्छी तेजी देखने को इस स्टॉक में आज के दिन मिली है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर एंड द रिलायंस इंडस्ट्री दोनों को ही गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे अपग्रेड किया है। तो आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर शेयर सर्ज 8% आफ्टर गोल्डमैन सैक्स अपग्रेड सेइंग वर्स्ट इज ओवर। तो उनको ये लगता है कि जितना भी बुरा होना था इस कंपनी के शेयर्स के साथ वो हो चुका है। एंड वो क्या बोलते हैं, गोल्डमैन सैक्स सेड दैट व्हाइल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रिमेन्स अ कंसर्न। देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कंपटीशन खत्म हुआ है, लेकिन वो उनको लगता है इट बिलीव द वर्स्ट इज बिहाइंड फॉर द स्टॉक ऑफ टाटा कंज्यूमर। ठीक है, तो और भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो रेटिंग कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, 15% का अपसाइड उन्हें लग रहा है। बाय की रिकमेंडेशन दी है, पहले उन्होंने न्यूट्रल दे रखा था, अब उसको बाय में उन्होंने चेंज कर दिया। एंड 1200 का टारगेट दिया है। ठीक है, जो पहले का टारगेट था उनका 1040 था, वहीं के आसपास था, लेकिन अब 1200 का टारगेट दिया, वहां से उनको 21% की अपसाइड देखने को मिली। ठीक है, द गोल्ड वो कहते क्या है कि इस पॉइंट फॉर द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इट्स अर्निंग पर शेयर ओवर फाइनेंशियल ईयर 2025 and 27. It also expects the company's T margins to recover aided by price hikes. Goldman Sachs that the Tata Consumer is currently undertaking strong innovation and distribution expansion its growth business. Its net interest cost is also lower as acquisition debt is paid down at according to the Goldman Sachs note. Goldman Sachs said that while competitive intensity, ये आप पढ़ी चुके हैं, of the 30 analysts that have coverage on the stock, 25 have buy rating and 4 have hold. तो ये अलग अलग ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स है, लेकिन गोल्डमैन एक बहुत ही बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, तो उसकी रिपोर्ट्स को ज्यादा सीरियसली वहां पे कंपनी ने इन्वेस्टर्स ने ले लिया, तो वो और भी तेजी से
भागा वहां पे। ठीक है, उसके बाद रिलायंस की भी, जैसे कि मैंने बात बोला था कि आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इन दोनों का, क्योंकि दोनों को एक ही ब्रोकरेज हाउस ने अपग्रेड किया है। गोल्डमैन ने यहाँ पे रिलायंस में भी 31% की अपसाइड उनको दिखती है। द रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक हैज बीन 22% डिक्लाइन फ्रॉम द जुलाई पीक। गोल्डमैन सैक्स मेंटेन अ बाय रेटिंग विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1640, sitting long-term growth despite challenges and forecasting earning growth of 18% in FY26, driven by retail recovery and Jio's performance। तो आप देख सकते हैं, बाकी चीजें भी आप अगर नॉर्मली अगर गूगल करेंगे तो आपको इजिली मिल जाएंगे, अगर आपको एकदम डिटेल में इसको पढ़ना है तो। उन्होंने इसको भी अपग्रेड जरूर किया है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड के प्राइस आप देख सकते हैं 93,000 पे पहुंच गए, 93,490। ठीक है, एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, अगर मार्केट को यहां से अगर चलना है तो गोल्ड प्राइस जो है गिरेंगे। ये भी आपको देखिए, गोल्ड और इक्विटी के है ना, बहुत टाइम तक एक साथ दोनों ऊपर ऊपर तक नहीं जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों रिवर्स पैटर्न में चलते हैं। जब इक्विटी बहुत अच्छा करता है तो गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स नहीं बनते हैं, और जब गोल्ड बहुत अच्छा करता है तब इक्विटी में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बनते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए 1 2 3 साल तक ये हो सकता है कि दोनों एक साथ रिटर्न दे या दोनों एक साथ खराब परफॉर्मेंस दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिवर्स में चलते हैं हमेशा। जब गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छा करेगा तो इक्विटी बहुत अच्छा नहीं करेगा, और जब इक्विटी बहुत ज्यादा अच्छा करेगा तो गोल्ड बहुत अच्छा नहीं करेगा। और इनकेस अगर आपको आने वाले टाइम पे अगर गोल्ड में गिरावटें शुरू देखने को मिल जाते तो इसका मतलब इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा समय आ सकता है। देखिए अगेन, ये हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, लेकिन हाँ 10 में से 8 बार ऐसा ही होता आया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चीज ये देख लेते हैं। तो आरबीआई भी लगातार जो है लिक्विडिटी जो है सिस्टम में डालता ही जा रहा है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं आरबीआई अनाउंस 18,000 करोड़ ओएमओ बाइज बिफोर एमपीसी रिव्यू मीटिंग। तो एमपीसी की मीटिंग भी होने वाली है, उससे पहले वो 80,000 करोड़ के ओएमओ भी खरीदने वाले, जिससे बाजार में और भी ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये भी बैंक्स के लिए, बिजनेसेस के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है कि आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट सीजन। तो देखिए टैरिफ लगे कुछ भी लगे, लेकिन सबसे मेन है रिजल्ट सीजन। जिन भी कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे उन स्टॉक्स में रैली होगी ही होगी। अगर अर्निंग्स खराब आई तो डबल पिटाई होगी। देखिए एक तो होगी कि कुछ अनाप शनाप टैरिफ वगैरह अगर लग जाएंगे और कंपनी उसको टैकल नहीं कर पाई, नहीं प्राइस हाइक कर पाई उसके अगेंस्ट, तो हो सकता है कि और पिटाई होगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर कंपनी के नंबर भी खराब आए तो और भी ज्यादा पिटाई होने वाली है, ये ध्यान रखना है। तो जिन कंपनीज के नंबर अच्छे हैं उन पे आपको कड़ी पैनी नजर बना के रखनी है, अपनी कंपनीज की लिस्ट बना के रखनी है कि कब कब आपकी कंपनी के नंबर है, और उनको डिटेल में आप लोगों को स्टडी करना है। वैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे तो कंपनीज के नंबर जब आएंगे तो बनाऊंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज होती हैं तो डिफिकल्ट होता है एक एक कंपनी के स्टॉक्स को कवर करना। ठीक है, रिजल्ट को कवर करना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगेन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा की तरह ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाय सेल या होल्ड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए